नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम अरविंद है। अरविंद नोएडा में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के। और ये घटना, ये कहानी उनके साथ में जो हुई थी 2010 में। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं नोएडा में एक फर्म में काम करता हूँ और मेरे साथ में मेरी पत्नी भी रहती है। मेरी शादी को 1 साल हो गया था। वैसे तो मैं गोरखपुर ज़िला उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। ये कहानी की शुरुआत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, घटना की शुरुआत मेरे घर में नहीं हुई थी। मेरे भाई के साथ में ये घटना उनके गांव से स्टार्ट हुई थी। मैं तो अब अपने काम पर आ गया था। मैं शहर में रहता था पिछले 1 सालों से। हाँ, हमारे गांव से लोग आते रहते थे और कभी कभी बीच में मैं भी अपने गांव में जाया करता था जब भी मेरे पास टाइम होता था। एक दिन मेरे पापा का फ़ोन आया। वो मुझे कह रहे थे कि अरविंद, तेरे मामा तेरे से बात करना चाहते हैं। वो कुछ परेशान सा दिख रहे हैं। मेरे मामा फौज के रिटायरमेंट आए हुए थे काफ़ी दिन के, और वो लोग संपन्न परिवार में गिने जाते थे। उनका पिछला भी बैकग्राउंड जो घर का था अच्छा ही था। उनके पास तो ऐसे कोई पैसे को कमी नहीं थी। मैं कहने लगा कि जब उनको क्या ज़रूरत पड़ गई हमारी, वो क्यों हमसे मदद मांग रहे हैं। मेरे पापा कहने लगे कि अरे बेटा, उनकी बात तो सुन ले एक बार। वो मामा तेरे से बात करना चाहते हैं और वो बहुत परेशानी में है। मैं पूछा कि पापा, क्या परेशानी है उनको? वो तो पैसे से संपन्न है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो हम लोगों से क्या मदद चाहिए उनको? वो कहने लगे कि बेटा, परेशानी मेरा भाई है जिसका नाम है शेखर। मैं बोला, शेखर को क्या हो गया? शेखर अच्छा भला तो था, अपने पापा का दुकान भी वो चला रहा था। पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद में मैं उससे बोला भी था कि कहीं शहर में नौकरी कर ले, तो वो कहने लगा मैं भला क्यों शहर जाऊं, मैं तो यहीं पर अपना बिजनेस ही करूंगा। और वो पापा का दुकान अपना चलाने लगा था, तो उसको क्या परेशानी हो गई? मेरे पापा बोले कि बेटा, अब तो अपने मामा से बात करेगा और तभी तेरे को समझ में आएगा। मैं पूरी बात तेरे को समझा नहीं पाऊंगा, तो एक बार मामा से बात कर ले और तब फिर मेरे को बताना कि क्या बात हुई। और फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब पापा ने मुझे कन्फ्यूजन में डाल दिया था। मैं दिन की टाइम था, अभी मैं ड्यूटी पर था, तो लंबा बातचीत तो मैं कर ही नहीं सकता था। मैंने सोचा कि शाम को जाकर घर पर आराम से चाय वाय पी करके बात करूंगा, और वही मैंने किया। शाम को अपने घर पहुंचा ड्यूटी ऑफ करके, और चाय वाय पी करके फिर मैं अपना फ़ोन लगा दिया मामा के पास में। मामा ने बहुत देर के बाद फ़ोन उठाया। वो मेरा नंबर शायद उनको पहचान में नहीं आया था। वो कह रहे कौन कौन? तब मैं बताया कि मैं अरविंद बोल रहा हूँ मामा। अब मेरी आवाज़ सुन करके कुछ पल के लिए वो चुप से रह गए थे। फिर कुछ देर के बाद उनकी आवाज़ आई, अरविंद बेटा, बहुत मुसीबत में मैं पड़ गया हूँ बेटा। वो उनकी आवाज़ में जैसे लग रहा था कि वो रो रहे हों। मैं उनकी आवाज़ सुन करके थोड़ा हैरान तो ज़रूर रह गया था कि वो तो फौजी इंसान थे। वो तो
कोई भी ऐसी बात हो तो उनकी आंखों से आंसू कभी नहीं निकलता था। वो तो कठोर दिल के लोग कहते थे उनको। लेकिन आज उनके साथ में क्या हुआ कि ऐसी उनकी आवाज़ आ रही है। मैं पूछने लगा, मामा सब खैरियत तो है, बताइए क्या मदद चाहिए आपको। वो कहने लगे कि बेटा तेरा भाई है ना शेखर, उसके साथ में पता नहीं क्या हो रहा है अजीबोगरीब। वो तो रात में घर में रुकता ही नहीं है, रात को सोने जरूर अपने कमरे में जाता है, दुकान बढ़ा करके आता है और इसके बाद खाना वाना खा करके अपने कमरे में चला जाता है। और जब हम लोग कभी उठते हैं कि देखते हैं उसके कमरे के अंदर में, तो शेखर होता ही नहीं है, पूरा बिस्तर उसका खाली होता है। अब बेटा रात में हम लोग कहाँ, जवान लड़का है, कहाँ ढूंढने जाए। अगर आसपास में किसी पड़ोसी के पूछे तो वो भी सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे। हाँ, हम लोग इंतजार ही करते रहते हैं। अब फिर सुबह में 4 बजे के आसपास जो घर लौट आता है, और फिर हम लोग पूछते रहते हैं कि अरे तुम कहाँ से आ रहे हो, इतनी रात में कहाँ गए थे। लेकिन वो किसी से बात नहीं करता और सीधे जाकर के अपने बिस्तर पर सो जाता है। और जब सुबह उठता है तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ में क्या हुआ है, कहाँ गया था, कौन ले गया था। उन मामा की बात बड़ा विचित्र लगी हमें। मैंने कहा कि मामा क्या शेखर कोई नशा वशा तो नहीं कर रहा है। मामा कहने लगे नहीं बेटा, नशा वशा तो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, ये तो महीनों से चल रहा है, अब तो उसका शरीर बड़ा कमज़ोर सा हो गया है। अब मैं कह रहा हूँ कि तू ऐसा कर, दुकान का चक्कर छोड़ और तू अपने भाई के पास अरविंद के पास चला जा, वहाँ कुछ दिन रह तू, तेरा मन भी बहल जाएगा और तेरा जी लगे तो उसी शहर में तू अरविंद तेरे को नौकरी लगवा देगा। तो बेटा इतना सा उपकार कर कि अरविंद मेरा संभल जाए, उसके साथ में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मामा को जानता था, मामा कभी भूत प्रेत पर विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो फौजी इंसान थे और वो भूत प्रेत को बिल्कुल मानते ही नहीं थे। उनसे बोलना ही कुछ बेकार था। भूत प्रेत के बारे में मुझे संदेह तो ज़रूर हुआ, जैसे मामा ने सारी कहानी बताई, लेकिन मैं बोल नहीं पाया कि मामा कम से कम किसी तांत्रिक ओझा गुनी को शेखर को तो दिखवा दो। लेकिन मैं कह नहीं पाया। मैं बस इतना ही कहा कि मामा जब चाहे आप शेखर को मेरे पास में भेज सकते हो। तो मामा कहने लगे देख बेटा, मैं उसको अकेले नहीं छोड़ूंगा, जानता है ना कितना दुलार प्यार से मैं उसको पाला हूँ। 3 बहन के बाद में, बड़ी मन्नतों के बाद में शेखर पैदा हुआ है, तो तू समझता है ना कि कितना लगाव है उसके साथ। मैं कहने लगा हाँ मामा, बात तो तुम सही कह रहे हो। अब फिर मामा बोले कि देख बेटा, एक और बात है जो तुझे बताना भूल गया। मैं इसकी शादी भी कराना चाह रहा था, लड़की भी देख लिया, रिश्ता भी सही था, लेकिन ये पहले तो हाँ बोल दिया, खुश भी था, लेकिन अचानक ये गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मुझे शादी नहीं करनी है, किसी हालत में शादी नहीं करनी है। आखिरकार शादी को उसने मना ही कर दिया। अब इतनी बात सब सुनने के बाद में मैंने बोला मामा तो आप कहना क्या चाह रहे हो, शेखर कैसे आएगा। वो कहने लगे कि बेटा मैं ही लेके आऊँगा। अब फिर 3 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि बेटा आज हम लोग निकल रहे हैं और कल तक हम तुम्हारे पास में पहुंच जाएंगे, तुम अपना एड्रेस लिखवा दो। अब फिर मैंने सारा एड्रेस जो था उनको लिखवा दिया। अब वो जो दिन था, अगला दिन जिस दिन शेखर आने वाला था, संडे ही था। उस दिन तो हमारी छुट्टी ही थी और दोपहर के बाद में वो दोनों लोग हमारे घर पर आ गए थे। मैं वाकई में देखा शेखर को तो बड़ा अजीब सा उसका चेहरा एकदम पीलापन लिए हुए था और उसके शरीर के जो अंग थे वो भी पीला मुझे दिखाई दे रही थी, जैसे पीलिया पकड़ लिया हो या खून की कमी हो गई हो।
मैं देखते ही शिखर की तरफ कहने लगा, अरे शिखर तूने क्या हाल बना रखा है, इतना कमजोर तू कैसे हो गया, तेरा शरीर तो पूरा पीला पीला सा दिखाई दे रहा है, जिससे लग रहा है कि बदन के अंदर में खून बिल्कुल नहीं है। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। मुस्कुराहट बहुत फीकी मुस्कुराहट थी उसकी। फिर कहने लगा कि नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, खाना तो मैं खाता ही हूँ, आप जानते ही हो मैं खाने में तो पीछे नहीं हटता। मैं बोला अब इससे बात करने का उचित समय नहीं है, इससे मैं तो अकेले में बात करूँगा। फिर जो भी आदर सत्कार किया जाना था हमने मामा जी को किया, लेकिन मामा जी कहने लगे, बेटा मुझे वापस निकलना है, तो जानता है ना कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई देखने वाला नहीं है, दुकान भी है और गाय भैंस भी हमने पाल रखी है, तो अकेले तेरी मामी संभाल नहीं पाएगी, मुझे लौटना ही होगा। मैं उनको रोकने का बहुत कोशिश किया कि मामा जी कम से कम आज भर तो रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुके। वो कहने लगे कि बेटा अब तू अरविंद को देख, कैसे क्या होगा इसको समझा और इसको कोई उचित सा नौकरी लगा दे। मैं बोला मामा आप टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। अब फिर मामा हमारे निकल गए थे अपने गांव की ओर। अब हमारी पत्नी जो थी, अब रात का खाना वाना रेडी कर लिया था, हम अब बैठक में आ गए थे। अब मैं अरविंद से अकेले में बात करना चाहता था। अब किचन में मेरी पत्नी थी, खाने को तैयारी करी रही थी, बना रखा था, और कहने लगी कि खाना लगाऊं क्या। मैंने बोला आधे घंटे के बाद में। और मैं अब शेखर से पूछने लगा कि बात क्या है शेखर, ये सब क्या चल रहा तुम्हारे साथ में। मामा ने ऐसे ऐसे मुझे बताया है, अब तुम बताओ मेरे भाई कि सच्चाई क्या है, क्यों तुम रात भर घर से गायब हो जाती हो और सुबह में लौटती हो, क्या तुम्हारी किसी लड़की के साथ में कोई चक्कर चल रहा है क्या। आप तो जैसे मैं उसकी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया और वो डर सा गया लड़की का नाम सुनते ही। वो कहने लगा भाई आपको कैसे पता। मैं उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि बेटा ऐसे ही होता है, मैं तो किया नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो फ्रेंड वगैरह हैं वो बताते हैं, तो भाई बता सच्चाई क्या है। वो कहने लगा कि भाई मैंने किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं चलाया, मैं तो खुद जंजाल में फंस चुका हूँ, समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ में ये सब क्या हो रहा है। वो बताने लगा अपनी शुरू से कहानी। बोला कि हम दुकान से रात को अपना दुकान बढ़ा करके अपने घर की तरफ आ रहे थे और रास्ते में अंधेरा तो था ही। अब बगीचे के पास में जब मैं पहुंचा तो मुझे वहां पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। मैं समझा कि मेरे गांव की ही कोई लड़की होगी। अब मैंने पूछ ही लिया उससे कि अरे तुम कौन है भाई, और यहाँ पर क्या कर रही हो रात को अकेले में, अगर इसी गांव के हो तो मेरे साथ में चलो। बस इतना ही बोला था और वो लड़की मेरे पास में आ गई। जब वो नज़दीक पहुंची तो मैं उसका जो चेहरा वरा देखा, वो तो हमारे गांव की थी नहीं, वो तो अलग ही लड़की थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। और वो हंसते हुए कहने लगी कि हाँ चलो तुम अपने घर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे पसंद आए हो। अब मैं उसकी खुली हुई बात सुनकर के एकदम शर्मा सा गया था। मैं कहने लगा कि तुम मेरे घर पर क्यों जाओगी, तुम हो कौन, आप जहाँ के हो वहाँ जाओ ना, मेरे घर पर क्यों जाओगे। लेकिन वो तो लड़की जिद पर अड़ गई थी कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। लेकिन भला मैं क्यों अपने घर पर ले जाऊँ, मेरे पिताजी तो ऐसे ही मेरे पर नाराज़ हो जाते, वो तो मेरी पिटाई भी कर देते उसी वक्त में। अब मैं उससे पीछा छुड़ा करके भागने लगा और वो लड़की वहीं पर खड़ी थी और मुझे ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी, देखो भागो मत, रुक जाओ, तुम मुझे अच्छे लगे हो, तुम जाओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन मैं वहाँ पर रुका नहीं और तेज दौड़ता हुआ अपने घर के पास पहुँच गया था।
मैं मुड़कर भी देख रहा था कि कहीं वो लड़की मेरे साथ तो नहीं आ रही है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आई। तब मुझे संतोष मिला कि चलो उस लड़की से मेरा पीछा छूटा। ना जाने किस गांव की लड़की है और क्यों मेरे वो गले पड़ रही है। अब घर में सामान्य सा जैसे होता है, रात खाना खाया और फिर मैं अपने बिस्तर पर जा गिरा। नींद आ चुकी थी, गहरी नींद आ चुकी थी। अब मैं गहरी नींद में था और अचानक जैसे मेरे कोई सीने पर सवार हो, अब मेरे गालों पर थप्पड़ लगा रहा हो, मेरे सीने पर बैठ करके। अब मेरी नींद खुली तो वही लड़की जो मैं उससे गले पड़ना चाहती थी, अब मैं पीछा छुड़ाकर भागा था, और वही लड़की मेरे सीने पर बैठी हुई और मेरे को गालों पर थप्पड़ लगा रही थी कि उठो उठो। जैसे ही मैं उसको देखा तो मैं तो एकदम डर ही गया कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद है, तो ये लड़की कैसे आई, इसको मेरा घर कैसे पता। मैं एकदम चीखना चाहा, लेकिन ना जाने उस लड़की ने मुझ पर क्या किया कि मैं अपना होश ही खो बैठा। मुझे कुछ भी याद नहीं। और उसके बाद तो मैं सुबह में ही अपनी आंखें खोला था। अब तो मेरे साथ हर रात यही कहानी होने लगी। मेरे पिता शायद मुझे देख लिए थे कि मैं अपने कमरे में नहीं हूँ, कि रात में मैं कहाँ जाता हूँ, और वो हमसे पूछने लगी, माँ भी पूछने लगी कि तू रात में कहाँ जाता है। मैं उनको सब कुछ बता दिया, कोई चीज़ नहीं छिपाया, लेकिन वो तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कहने लगे तू झूठ बोलता है, तो किसी गलत संगत में पड़ चुका है, वो भूत प्रेत कोई नहीं होता इस दुनिया में। वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करते थे। आप बताओ भैया, मैं कोई बात छिपाया अपने पिता से? मैं उनको हर चीज़ बता दिया, लेकिन वो मानने को तैयार भी नहीं थे। हाँ, मेरी माँ जरूर कहती थी कि इसकी बात तो कम से कम सुन लो, लेकिन मेरे पिता कहते नहीं, ये आवारा लड़कों का साथ पकड़ लिया है, तभी ये रात भर गायब रहता है, सुबह में आता है। हाँ देखो, इसका रवैया भी बदल गया है। जब सुबह में आता है ना, तो हम लोग टोकते रहते हैं कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलता, सीधा जाके बिस्तर पर गिर जाता है। और फिर 2-3 घंटे के बाद, सोने के बाद फिर ये उठता है। तो भैया, मैं कैसे जानूं कि मेरे साथ में क्या हुआ है? मैं तो अपने होश में नहीं रहता। अब इसकी घटना सुनकर के मुझे समझ में आ गया था कि आखिर इसके साथ में क्या चल रहा है। मैं कोई तांत्रिक तो नहीं था, लेकिन इतना तो जानकारी जरूर रखता था कि इसके साथ जो हो रहा है, वो लड़की जो इसके साथ लग चुकी है, और वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, कोई आत्मा है, भटकती हुई आत्मा। अब मैंने सुना था कि ऐसी आत्मा किसी कुंवारी लड़के को पकड़ लेती है ना, तो उसका पिंड नहीं छोड़ती। जब तक उस लड़के को निचोड़ नहीं लेती, उसको ख़त्म नहीं कर देती, तब तक उसका साथ नहीं छोड़ती। और वो सब मैं समझ करके मैं अंदर से कांप गया था। क्या शेखर के साथ भी ऐसा ही होगा? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने अपने मन में एक प्रतिज्ञा किया कि नहीं, मैं मामा जी को वचन दिया हूँ कि जो होगा मैं देखूंगा, तो उस लड़की से तो मैं ज़रूर इसका पिंड छुड़ाऊंगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अब रात हो ही गई थी, मेरी पत्नी किचन में थी और बार बार कह रही थी कि खाना लगाऊं। मैंने कहा हाँ लगा दो आप। अब खाना वाना खा करके हम दोनों भाई, अब मैं अपनी पत्नी से बोला कि बगल वाला कमरा में बिस्तर उस्तर कर दो, क्योंकि शेखर उसी में सोएगा। मेरी पत्नी ने कमरे को जो भी सेटिंग वगैरह था सब कर दिया। और इसके बाद थोड़ी देर मेरे पास में शेखर बैठा रहा। अब फिर अचानक मैं देखा कि उसकी आंखें एकदम भारी भारी सी लगने लगी थी। देखते ही मुझे लग रहा था कि ये नींद में आ चुका है। वो जबरदस्ती बैठा हुआ था। मैं कहने लगा शेखर क्या तुम्हें नींद आ रही है? वो कहने लगा हाँ भैया नींद तो आ रही है। नहीं जाओ फिर आराम करो, अब सुबह बात करेंगे। उस कमरे में वो चला गया। अब मैं बोला कि अंदर से दरवाज़ा सिटकनी बंद कर लेना।
बोला हाँ भैया। अब हम भी पति पत्नी अपने कमरे में थे और हम भी अब सो गए थे। जब हम लोग सोए गहरी नींद में, और तभी मुझे लगा कि शेखर के जिस कमरे में कोई आवाज़ सी आ रही है, जैसे कोई लड़की बोल रही हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं अपनी पत्नी से बोला कि देखो उसके कमरे से किसी लड़की की आवाज़ आ रही है, क्या तुम्हें भी आ रही है? मेरी पत्नी सुनने की कोशिश करने लगी, बोली हाँ जी लग तो रहा है ऐसा, यानी कि मैं ज़रा देख के आता हूँ, तुम यहीं पर रहो। अब मैं उसके कमरे वाली खिड़की पर चला गया। अंदर में जब मैं पहुंचा तो बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया था। कुछ देर में रुका रहा लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा कि मेरी कान में ऐसी ही आवाज़ आई होगी, कोई बाहर की आवाज़ होगी, लेकिन मैं अपने कानों से बिल्कुल सुना था जब मैं अपने बेडरूम में था कि कोई ना कोई लड़की का आवाज़ तो हमारे आसपास से आ रहा था। लेकिन अब उसकी जो शेखर का थी वहाँ पर मैं खड़ा हो गया, दरवाजे के पास खड़ा हो गया, लेकिन अब तो बिल्कुल वहाँ शांति थी। लग नहीं रहा था कि उसके कमरे में शेखर के अलावा कोई है। अब मैं दबे पाँव वहाँ से चलने लगा। कुछ ही कदम बढ़ा था और तभी एक लड़की की आवाज़ मुझे सुनाई दी और कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुम्हें उसी घर में ढूंढ रही थी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम अपने गांव चलो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। अब शेखर की घुटी घुटी सी आवाज़ आ रही थी, क्या कह रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर सुन लिया था। और जो शेखर ने अपनी बात बताई थी, मुझे लगा कि वही लड़की अब इसके गांव से अब यहाँ तक पहुँच गई है शेखर का पीछा करते हुए। अब मैं आम न देखा ताव बस जाकर के शेखर का दरवाजे को खटका दिया। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, अब जो लड़की की आवाज़ आ रही थी वो तो बंद हो गई, लेकिन शेखर अब दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा था। काफ़ी देर के बाद वो उठा और फिर उसने दरवाज़ा खोला। मैं कमरे में लाइट जला करके अच्छी तरह से देखा, लेकिन उसमें कोई लड़की तो थी ही नहीं। मैं समझ गया कि वही लड़की है जो शेखर ने बताया था, वही अनजानी लड़की जो शेखर उसको जानता तक नहीं था। लेकिन है कहाँ पर? मैं शेखर से पूछने लगा कि शेखर तुम्हारे कमरे से किसी लड़की की आवाज़ आ रही है, क्या वो वही लड़की है जिसके बारे में तुमने बताया था? जैसे ही मैंने शेखर से पूछा, मैंने देखा शेखर की आंखें एकदम लाल लाल सी होने लगी। अब जो उसका पीला चेहरा था वो एकदम लाल लाल सा नजर आने लगा था। अब कुछ अलग अंदाज में मेरी तरफ वो देखने लगा। उसका देखने का रवैया कुछ अलग ही था, जैसे वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वो कह रहा कि इस कमरे से तुम बाहर निकल जाओ। लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा। मैं पूछने लगा, शेखर तुम होश में हो ना? लेकिन शेखर कुछ नहीं बोल रहा था, बस मेरी तरफ घूरे जा रहा था। और तभी वो एक बार बोला जोर से, और उसकी जो आवाज़ थी उसकी अपनी आवाज़ तो थी नहीं, वो अजीब सी मिक्सिंग आवाज़ थी, जैसे लग रहा था कि फटी फटी सी आवाज़ है। और वो बोला कि तुम इस कमरे से निकल जाओ, नहीं तो मैं इसको मार दूंगी। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो जो आत्मा थी वो शेखर के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब मैं उस रात को क्या कर सकता था? अब मैं समझ गया कि मुझे इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो आत्मा शेखर के साथ कुछ और भी बुरा कर सकती है। अब इतना तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया था कि शेखर ने जो बात बोला है उसमें बिल्कुल सच्चाई है। वो लड़की कुछ भी कर सकती है। हम उसके कमरे से निकल आए और निकलते ही जो दरवाज़ा था, शेखर तो पलंग के पास खड़ा था
और वो दरवाज़ा जैसे मैं कदम बाहर रखा और धड़ाम से बंद हो गया। मुझे समझ में आ गया था कि वो आत्मा ही थी जो उसने जोर से दरवाजे को बंद किया है। मैं अपने बेडरूम में आ गया था। मेरी पत्नी कहने लगी कि क्या हुआ जी, आप इतना देर लगाती है? और वो चिल्लाहट कौन कर रहा था? मैंने बोला वो शेखर ही था, वो नींद में बड़बड़ाता रहता है। मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं बताया, नहीं तो वो डर जाती उस रात में। मैंने सोचा कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी तो सो गई, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि अब शेखर के लिए क्या किया जाए। क्या कोई तांत्रिक से मिला जाए, या फिर किसी मंदिर के दरवाजे पर जाया जाए, या फिर डॉक्टर से मिला जाए। लेकिन मैं सोचा कि डॉक्टर इसमें भला क्या करेगा, इसमें तो किसी तांत्रिक, किसी पंडित से ही मिलना पड़ेगा। और अगली सुबह जब हम चाय लेके गए उसके कमरे में, तो शेखर सो ही रहा था। मैंने उसको उठाया तो मैंने देखा कि उसकी नींद अभी शायद पूरी नहीं हुई थी। मुझे समझ में आ गया था कि शेखर रात को इस कमरे में तो नहीं होगा, ये कहीं न कहीं गया होगा, या हो सकता है कि रात को इसी कमरे में हो। मुझे कंफर्म तो मालूम नहीं था, लेकिन वो अभी भी उबासी ले रहा था। मैं बोला कि ठीक है, सो जाओ। मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन मैंने सारा कार्यक्रम अब बदल दिया था। मुझे सबसे पहले अब शेखर को किसी तांत्रिक ओझा से दिखवाना था। और इसके बाद मैं शेखर को लेकर के, जब दोपहर हुई, खाना वाना खिला के उसको, अब मैं एक तांत्रिक को पता किया था। अब मैं उसके पास पहुंच गया। उस तांत्रिक ने देखा और बोला कि इसके ऊपर में एक चुड़ैल की आत्मा है। मैं पूछने लगा कि अब इलाज क्या है? बोला हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और बहुत सारा वो सामान लिखवा दिया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से इसको लाएंगे। मैं कहने लगा कि देखिए बाबा, जो भी सामान चाहिए आपको, आप ही उसको इंतजाम करो, ये बताओ कि मुझे पैसे कितने देने हैं। अब वो बाबा कुछ देर तो चुप रहा, अब फिर सोचने लगा। अब फिर वो एक मुश्त पैसे का जो रकम था वो बताया। वो रकम हमारे हिसाब से ज़्यादा ही थी, लेकिन मैं अब करता तो क्या करता, दे दिया। अब फिर वो पैसा लेकर के मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मैं कोशिश करूँगा कि इस आत्मा से, इस चुड़ैल से मुक्त करा दूँ, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला बाबा चाहे कुछ भी हो, आप ये जो काम आपने लिया है इसको पूरा कीजिए। मेरे भाई के ऊपर से इस चुड़ैल का आत्मा को आप निकाल दीजिए। वो बाबा बोला कि आप अगली शाम को 7 बजे के बाद हमारे पास में आना। अब अगली शाम भी हम गए, शाम के 7 बजे के बाद में। अब वो झाड़ फूक किया शेखर के साथ में। अब कुछ रक्षा कवच भी दिया कि इसके हाथ में बांध दो, ताकि वो चुड़ैल की जो छाया है इससे दूरी रहे। हमने वो भी कर लिया, लेकिन उस रात भी शेखर के कमरे से आवाज़ आ रही थी। लेकिन मैं अब उस कमरे के पास नहीं गया। मैं जानता था कि मैं जाऊंगा तो वो जो आत्मा है वो हमारे भाई के साथ में कुछ बुरा भी कर सकती है। इसी डर से मैं नहीं आया। फिर मैं उस बाबा से संपर्क किया। बाबा ने बोला कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा आपका भाई। मैं ऑफिस से भी छुट्टी ले रखा था। अब मैं शेखर के ही काम में लगा रहा। जो जो बाबा कह रहा था उसी हिसाब से हम चल रहे थे। वो हर बार कहता कि ठीक है, अब ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। और ऐसा करते करते हफ्ता भर तो निकल गया था। मैं तो ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था। और एक दिन मेरे ऑफिस का मैनेजर का फ़ोन आया कि भाई अरविंद, अर्जेंट है, ऑफिस को ज्वाइन करो, तुम्हें
आना ही है होगा ऑफिस में। फिर मैं अपनी मजबूरी बताया कि सर मेरे साथ में ऐसा ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। वो मेरी बात को सुन करके कुछ पल तो चुप रहे। ओ अरे सीधा शेखर को और बालाजी ले जाओ, वहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, मैं तो सुना हूँ, हमारे पड़ोस के भी लोग गए थे वहाँ पर, और वहाँ तो भूत प्रेत उस मंदिर में पहुँचते ही भाग जाते हैं। मैं एकदम उस उनकी बात सुन करके चकित सा रह गया था कि मैं बोला क्या ऐसा भी होता है? उन्होंने कहा हाँ भाई, लेकिन तुम पहले ऑफिस आओ, इसके बाद मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। क्योंकि ऑफिस में मेरी ज़रूरत थी, ऐसा काम फंसा हुआ था जो मैं ही कर सकता था। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा, अपना काम निपटा करके अब फिर मैं उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, हमारे पड़ोस के भी लोग गए थे, जैसी तुम घटना बता रहे हो ना, ऐसा तो नहीं था, कुछ अलग मामला था, लेकिन वो लोग भी गए थे और वो भी सही हो गए। तो हो सकता है तुम्हारा भाई भी सही हो जाए, तुम एक बार ले जा करके देखो। बात तो उनकी ठीक थी और हमने भी ठान लिया कि अब जाना ही जाना है। और इसके बाद हमने अगले दिन के लिए कैब बुक किया और सीधा हमने पढ़ाई चलते हैं। मेरी पत्नी भी तैयार थी और हम लोग तीनों लोग, मैं अपने भाई से नहीं बताया था कि मैं उसको बालाजी मंदिर लेके जा रहा हूँ। हमने बताया था कि हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। वो घूमने फिरने के नाम पर खुश था। जब हम लोग कैब में बैठ गए थे ना, अचानक जैसे वो बदल गया, एकदम मोटी मोटी उसकी आंख हो गई, लाल लाल चेहरा हो गया जैसे मैंने पहले देखा था। और वो तो कैब का दरवाज़ा खोल करके नीचे उतरने लगा और वो मुझ पर देखकर चिल्लाने लगा कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहा हो। वही भारी आवाज़, कर्कश आवाज़। अब मुझे समझते देर आ चुकी थी कि ये जो आत्मा है इसके अंदर में, और वो पहचान गई है कि मैं हम कहाँ लेके जा रहे हैं। अब तो मेरे काबू में नहीं आ रहा था। हमने ड्राइवर से हेल्प मांगा और तब जाके बड़ी मुश्किल से हमने काबू किया और फिर कैब के अंदर में बिठाया। अब एक साइड में मेरी पत्नी खिड़की पर, दूसरी साइड में मैं, अब बीच में उसको बिठाया। अब मैं काबू में कर रखा था और ड्राइवर को बोला कि भाई जितना तेज चल सकते हो चलाओ गाड़ी को। अब मैं मजबूत था शरीर से, तो मैंने उसको काबू में कर रखा था, नहीं तो वो काबू में नहीं आने वाला था। हम सुबह के करीब 4 बजे अब मंदिर के पास पहुंच गए थे। जैसे ही मंदिर के एरिया में पहुंचे और वो जो उछल कूद कर रहा था मेरा भाई, अब बिल्कुल शांत सा हो गया, बिल्कुल खामोश सा हो गया, मेरी तरफ सामान से देखने लगा। अब देखते हुए कहने लगा, अरे भाई हम लोग तो घूमने जाने वाले थे ना, हम लोग कहाँ पर आए हैं। मैं समझ गया कि जो आत्मा उसके अंदर थी, इसको रोक रही थी मंदिर में जाने के लिए, वो अब इसके शरीर से हट चुकी है, तभी ये समान हो पाया है। अब मुझे अब तो समझ में आ गया था कि जो बाउंड्री की सीमा से भूत भाग सकता है, तो मंदिर के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। और वही हमने श्रद्धा रखा बालाजी के ऊपर में। हम वहाँ पर रुके, रुकने में टाइम, काम कराने में टाइम तो ज़रूर लगा। अब मैं 15 दिन तक अपने भाई को लेकर के उसी मंदिर पर रुका रहा, धर्मशाला के अंदर में। और वहाँ के जो पुजारी जैसे जैसे करते थे वैसे मैंने सारा काम किया था। सुबह में मंदिर में आरती का दर्शन, आरती में भाग लेना, शाम की आरती में भाग लेना, और जो भी वो लोग बता रहे थे कि ऐसे पूजा करना है, ऐसे जो भी था हमने किया। अब मेरा भाई बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है। मैं पुजारियों से पूछा क्या मैं अब अपने घर लेके जा सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल लेके जा सकते हो, लेकिन बीच बीच में जब भी लगे तो आप लेके आ सकते हो। अब हम लोग वहाँ से राजी खुशी अपने नोएडा वाले घर में आ गए थे। इसके बाद मैंने एक दूसरे ऑफिस में उसकी जॉब भी दिलवा दी थी। हाँ,
बीच में 2 महीने के बाद में एक बार हम लोग और गए थे, क्योंकि उसका एक बार तबीयत खराब हो गया था, बुखार सा आ गया था। मुझे लगा कि शायद एक बार और जाना चाहिए, और इसके बाद तो बिल्कुल सामान्य सा हो गया था। वो हमारे पास 1 साल तक रुका रहा, अब बिल्कुल सामान्य हो गया था। और इसके बाद वो अपने गांव लौट गया था। अब उसकी शादी भी हो चुकी है, बाल बच्चे भी हो गए हैं, अब सुखी परिवार है। तो मैंने उस मंदिर को बारे में जो सुना था बिल्कुल सच निकला। अगर हम किसी तांत्रिक के पास भटकते रहते तो ना जाने कितना दिन लगता, हो पाता कि नहीं हो पाता वो भी मैं बता नहीं सकता था। पैसा तो छोड़िए, पैसे कोई बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है कि काम होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये चैनल भी आप ही का है, तो थोड़ा अपना प्यार इस पर भी दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम अगले रोज़ मिलते हैं एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।